वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 7 ऑफ माफिया रिवेंज लव। रात के करीब 9 बजे कृतिका डाइनिंग टेबल पर खाना लगवा रही थी। तभी वहां अनाया आकर उसके कंधे पर हाथ रख बड़े प्यार से बोलती है, मेरी बहन गुस्सा है मुझसे। कृतिका के हाथों की मुट्ठी बन जाती है, लेकिन वह पीछे मुड़कर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बोलती है, नहीं दी, गुस्सा नहीं हूँ, बोलिए कुछ काम था। तभी अनाया डाइनिंग टेबल को देखते हुए बोलती है, कृतिका ये क्या है, फिर से तुम वेज खाना ही लगवा रही हो। सूर्य तुम्हारे बारे में इतना सोचता है तो तुझे भी सोचना चाहिए ना, उसे नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद है तो तू जल्दी इसे हटा और नॉनवेज खाना लगवा दे। कृतिका डाइनिंग टेबल पर लगे खाने को देख कहती है, नहीं दी, अब से मेरे पति की यही पसंद है और आप चिंता ना करें, मैं अपने पति की सारी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा करूंगी। इतना बोल वो फिर से अपने काम में लग जाती है और अनाया गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। लेकिन ये सब देख किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। सीढ़ी पर खड़ा सूर्य जो कब से दोनों की बातें सुन रहा था, ये खुद से कहता है, धीरे धीरे ही सही, खरगोश से शेरनी बन रही है मेरी पेस्ट्री, इस शेरनी की शेरनी है वो। फिर वह डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में जितिन और नूर भी आते हैं। कृतिका सूर्य के साइड टेबल पर बैठ खाते हुए बोलती है, कल से मेरे कॉलेज और जॉब दोनों ही शुरू होने वाले हैं और मैंने आज युवान को भी कॉल कर दिया है ताकि वो कल से टाइम पे अपना काम करे। सूर्य कृतिका को घूरते हुए अपने मन में बोलता है, इसके पास उस युवान का नंबर भी है, लेकिन वह सिर्फ हम बोल अपना डिनर करने लगता है। डिनर करते हुए कृतिका कुछ नोटिस करती है और खुद से बोलती है, ये जितिन भाई और नूरदी कभी एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते, झगड़ा हुआ है क्या इन दोनों के बीच। तभी वह देखती है कि नूर बार बार जितिन को ही देख रही थी, लेकिन जितिन एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो अपने मन में कहती है, कुछ तो बात है, पता करना पड़ेगा। फिर सभी अपना डिनर कर वहां से चले जाते हैं। बस नूर और कृतिका ही बचे थे। नूर क्लीनिंग का काम करवा रही थी। तभी कृतिका उसके पास आकर कहती है, नूर दी, एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। नूर मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बच्चे, पूछो क्या पूछना है। तभी कृतिका पूछती है, आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक। नूर थोड़ा हंसते हुए कहती है, कोई मिला ही नहीं, अब मेरी छोटी बहन आ गई है ना, तो आप ही पसंद करना लड़के को, मैं कर लूंगी शादी। कृतिका उसके गले लग बोलती है, जरूर, मैं अपनी दी के लिए वर्ल्ड के बेस्ट लड़कों को चुनूंगी। तभी नूर कृतिका के गालों को सहलाते हुए बोलती है, अब जाओ, आप सर वेट कर रहे होंगे। कृतिका अपना सर हिला लिफ्ट की तरफ चली जाती है और नूर भी अपने कमरे की तरफ। नूर कॉरिडोर से होते हुए अपने रूम की तरफ जा ही रही होती है कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए एक पिलर के पीछे ले जाता है। नूर गुस्से से घूरते हुए अपने सामने खड़े शख्स को देख कहती है, ये क्या बदतमीजी है जितिन जी, छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। जितिन जो उसके सामने खड़ा था नूर की कमर पकड़ खुद से चिपकाते हुए कहता है, बदतमीजी तो अभी तक देखी ही नहीं आपने। इतना बोल वो अपने होठ नूर के होठों से मिला देता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। थोड़ी दूर तो नूर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फिर खुद उसके किस में खोने लगती है। एक लंबी किस के बाद जितिन उसके होठों को छोड़ता है और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए कहता है, तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा है। नूर को सब समझ आ जाता है कि जतिन ने उसकी और कृतिका की बातें सुन ली है। वे भी थोड़ा रूठ कर कहती है, बिल्कुल। तभी जतिन उसके बालों को पीछे से पकड़कर कहता है, सोचना भी मत नूर। तभी नूर गुस्से से उसके सीने पर धक्का मारते हुए कहती है, क्यों ना सोचूं, और आप चाहते क्या है, ना मुझे अपने साथ निगाह में बांध रहे और ना मुझे किसी और का होने दे रहे हैं। जतिन तुरंत उसके हाथों को पकड़ कर कहता है, आप जानती हैं नूर कि मैं क्यों आपको नहीं अपना पा रहा, लेकिन आप किसी और की हो जाए ये भी बर्दाश्त नहीं मुझे। तभी नूर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, एक बार आप हिम्मत कर सर से बात तो कीजिए। फिर वो अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। उसके जाते ही जतिन अपनी आंखें बंद कर कहता है, हिम्मत ही तो नहीं है मुझ में। दूसरी तरफ कृतिका जो थोड़ी देर पहले ही जतिन और नूर को चोरी छुपे देख रही थी, अपने कमरे में आते हुए खुद से कहती है, लग ही रहा था मुझे कि इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन इतना कुछ चल रहा है ये नहीं पता था। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी इन दोनों को मिलाने की। वे अपने मन में खिचड़ी पका रही थी और इस कारण उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर पल पल बदल रहे थे, जो कब से बेड पर बैठा सूर्य नोटिस कर रहा था। कृतिका को खुद अंदाजा नहीं होता वो कब रूम में आ चुकी है। तभी सूर्य उसे आवाज़ देते हुए कहता है, ये क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में। सूर्य की आवाज़ से कृतिका अपने सेंसेस में आती है तो देखती है कि वे अपने रूम में है। तभी वह सूर्य की बातों को समझते हुए बोलती है, खिचड़ी कोई मन में थोड़े बनाता है। इतना बोलकर वो वॉशरूम में जाकर थोड़ी देर में नाइट ड्रेस पहन के आती है, जो नॉर्मल शर्ट और पैंट था। कृतिका सीधे अपने बेड के साइड आकर लेट जाती है। तभी सूर्य उसे खींचकर अपने करीब कर लेता है और तुरंत उसकी कमर में हाथ लपेट उसके गले में अपना चेहरा छुपा लेता है। कृतिका कुछ बोलने को होती है, उससे पहले ही सूर्य बोल पड़ता है, अब सो जाओ पेस्ट्री, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है और फिर जॉब का भी फर्स्ट डे है। फिर वो अपने मन में बोलता है, कल तुम्हें जो शौक मिलेगा मुझे अपने ऑफिस में देखकर पता नहीं उसके बाद क्या हाल करोगी मेरा। सुबह के करीब 7 बजे जैसे ही कृतिका की आंखें खुलती है वो बेड पर खुद को अकेला पाती है। तभी उसे सूर्य रूम में आते हुए देखता है। उसे देख के ही लग रहा था कि वो जिम से आया हुआ है। उसने भी शॉर्ट्स और स्लीवलेस फिर से टी शर्ट पहनी थी, जिसमें उसकी जिम में बनाई बॉडी काफ़ी आकर्षक दिखाई दे रही थी। ब्लैंकेट के अंदर से चोरी छिपे कृतिका सूर्य को देखते हुए कहती है, गब्बर की बॉडी तो सच में बहुत अच्छी है, क्या मसल्स है और उस पर उनके 8 पैक
कैप्स। तभी वह देखती है कि सूर्य मिरर के सामने खड़ा होकर अपना टी शर्ट उतार देता है और अपने दोनों हाथों को मोड़ अपनी मसल से देखने लगता है। अभी वह सच में कमाल का लग रहा था। अगर कोई भी लड़की देखती तो खुद को रोक नहीं पाती उसके करीब आने से। कृतिका ब्लैंकेट के अंदर से सूर्य का हर एक मोमेंट देख रही थी। तभी सूर्य जो आईने के सामने खड़ा था खुद को देखते हुए ही बोलता है, पति हूँ तुम्हारा, ऐसे चोरी छुपे देखने की जरूरत नहीं है मेरी जान। सूर्य की बातें सुन कृतिका तुरंत उठकर बैठते हुए अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैं कहाँ देख रही थी चोरी छुपे आपको। तभी सूर्य कृतिका की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, सच में क्या। कृतिका जैसे ही कुछ बोलने को होती है देखती है कि सूर्य उसके काफी करीब आकर खड़ा है। तभी सूर्य अपना एक पैर मोड़ पेड़ पर रखता है और कृतिका के ऊपर झुकते हुए कहता है, बोल भी दो अब होठ होना में। कृतिका सूर्य को देखते हुए ही अपना सर हाँ में मिला देती है। तभी वे तुरंत अपने सेंसेस में आते हुए अपना सर जोर जोर से ना में हिलाने लगती है और सूर्य को घूरते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं हो आप होठ, जेठालाल हो आप। इतना बोलो बेड के दूसरे साइड से उतरकर जैसे ही बाथरूम में जाने वाली होती है सूर्य उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचता है, जिस कारण वे तुरंत उसके सीने से लग जाती है। सूर्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, ये जेठालाल कौन है और तुम कैसे जानती हो इसे। कृतिका उसकी बातें सुन अपनी हंसी नहीं रोक पाती और हंसते हुए कहती है, एक सीरियल का मेन लीड है, आप गूगल कर लेना। फिलहाल छोड़िए, मुझे नहाना है, नहीं तो कॉलेज के लिए लेट हो जाऊंगी। सूर्य कृतिका के चेहरे को देखते हुए थोड़े शरारत भरे अंदाज में कहता है, लेट तो मैं भी हो रहा हूँ, एक काम करते हैं आज साथ में शावर लेते हैं। इतना बोलो कृतिका को अपनी गोद में उठा बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम के अंदर आकर सूर्य कृतिका को लिए शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और तुरंत शावर ऑन कर देता है। शावर का पानी थोड़ी ही देर में दोनों को भिगोने लगता है। कृतिका खुद को सूर्य से दूर करते हुए बोलती है, छोड़े मुझे, आप नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगी। उसे अभी क्या फील हो रहा था वे खुद नहीं जान पा रही थी। तभी सूर्य अपना एक हाथ उसके कमर पे लपेट और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे रख उसके होठ अपने होठ उसके होठों पर रख देता है। दोनों भी शावर के नीचे खड़े थे। सूर्य अपने होठ कृतिका के होठों पर उसे बड़े प्यार से चूम रहा था। सूर्य की हाइट कृतिका से काफी ज्यादा थी, इस कारण वे थोड़ा झुक के उसे किस कर रहा था। तभी उसे थोड़ी दिक्कत फील होती है, जिस कारण वो अपने दोनों हाथ कृतिका की कमर पर रख उसे ऊपर उठा लेता है और डर से कृतिका भी तुरंत अपने दोनों पैर सूर्य की कमर में लपेट देती है। इसी बीच सूर्य ने किस ब्रेक नहीं की थी, अभी भी वो उसे किस ही कर रहा था। कृतिका भी अभी थोड़ी थोड़ी बहकने लगी थी। तभी सूर्य अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाकर अब उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। ये फील होते ही कृतिका अपनी पकड़ उसके कंधे पर कस देती है, जिसे महसूस कर सूर्य उससे दूर होकर अपना माथा उसके माथे से सटा अपनी सांसों को काबू करते हुए बोलता है, रुक जाओ। कृतिका अपना सर हाँ में हिला देती है और इसी के साथ सूर्य तुरंत उसे छोड़ बाथरूम से बाहर निकल जाता है। कृतिका अपने सीने पर हाथ रख बस दरवाजे की तरफ ही देखती रह जाती है, जहाँ से अभी अभी सूर्य गया था। वो खुद से कहती है, क्या हो जाता है मुझे जब भी इनके करीब आती हूँ। फिर भी अपना सर झटक अपना डेली रूटीन में लग जाती है। थोड़ी ही देर में कृतिका डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। हमेशा की तरह ही सूर्य हेड चेयर पर थे अपनी हेड चेयर पर थे और नूरजद्दीन एक दूसरे के सामने सामने बैठे थे। हमेशा के मुकाबले कृतिका आज थोड़ी शांत नजर आ रही थी और शायद सूर्य जानता था कि आज वो इतनी चुप क्यों है। तभी थोड़ी ही देर में युवान वहां आता है, जो वो दरवाजे के पास खड़ा होता है और सूर्य की परमिशन के बाद ही वे अंदर आता है। कृतिका युवान को देखते हुए कहती है, आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं, तो चलिए आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और बिना उसकी बात सुने एक प्लेट में नाश्ता निकालने लगती है। युवान अपनी जगह खड़ा बस सूर्य को ही देखे जा रहा था, जैसे वो परमिशन चाह रहा हो। और ये बात समझते हुए सूर्य ने भी अपना सर हिलाकर उसे बैठने को बोल दिया। सूर्य की परमिशन मिलते ही युवान तुरंत कृतिका के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है और जो प्लेट कृतिका ने लगाई थी उसमें से खाने लगता है। युवान भी आज नोटिस कर रहा था कि कृतिका आज काफी शांत है। तभी वो कृतिका की तरफ थोड़ा झुककर आहिस्ता से बोलता है, क्या हुआ आज मेरी तूफान मेल को, आज इतनी शांत कैसे। कृतिका एक नजर घूर कर उसे देखती है, फिर अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। थोड़ी ही देर में सभी का ब्रेकफास्ट हो जाता है। कृतिका अपने कमरे में जाकर तुरंत तैयार होकर अपना बैग लिए बाहर आती है। उसने अभी वाइट जींस के साथ मैरून शर्ट पहनी थी, पैरों में शूज, उसकी भूरी आंखों पर गहरा काजल और बालों को पीछे एक लंबी चोटी में बांधा था। इतने में ही वे कहर ढहा रही थी। कृतिका जैसे ही नीचे आती है वो देखती है कि एक सर्वेंट सूर्य के हाथों में कुछ पकड़ा के चली जाती है। सूर्य अपना कदम कृतिका की तरफ बढ़ा देता है और उसके पास जाकर अपने हाथों में पकड़े बाउल से दही और शक्कर स्पून में लेकर उसके सामने करते हुए कहते हैं दही और शक्कर खा के कोई भी काम करना शुभ होता है। वैसे तो मैं ये सब कभी नहीं मानता था, बट मुझे पता है कि तुम्हें विश्वास है इस पर और तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास है। कृतिका की आंखें नम हो जाती है। उसे सुबह से इसी की तो कमी लग रही थी, लेकिन शौर्य ने आज वो कमी पूरी कर दी। कृतिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शौर्य उसके दिल की बात कैसे समझ जाता है। वो शौर्य के हाथों से दही चीनी खाकर तुरंत उसके पैर छूने को झुक जाती है। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। सूर्य तुरंत कृतिका की बाह पकड़कर उसे खड़ा करता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हारी जगह मेरे दिल के पास है, पैरों में नहीं। और उसके माथे को चूम लेता है। कृतिका उससे अलग होकर जतिन के पास आती है और झुककर उसके पैर भी छूती है। जतिन भी उसके सिर पर हाथ रख उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है। फिर वे जैसे ही नूर के पैर छूने को झुकती है, नूर उसे रोककर अपने सीने से लगा लेती है और बहुत प्यार से उसे हौसला देती है। तभी सूर्य कृतिका हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाते हुए बोलता है, लेट्स गो, आज फर्स्ट डे ही लेट होना है क्या। बाहर युवान ड्राइविंग सीट पर बैठा उन दोनों
दोनों का ही वेट कर रहा होता है। जैसे ही वे देखता है कि दोनों आ रहे हैं, वे तुरंत बाहर निकलकर पीछे का डोर खोलता है। कृतिका को ये देख अच्छा नहीं लगता, वो कुछ बोलने को होती है। तभी शौर्य उसे लिए सीट पर बैठ जाता है और युवान डोर बंद कर ड्राइविंग सीट पर बैठ वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर के सफर के बाद युवान कार से उसके कॉलेज के सामने रोकता है, लेकिन कृतिका बाहर नहीं निकलती। वो काफी नर्वस हो रही थी कि तभी शौर्य उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर अपने अंगूठे से उसे सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ मेरी पेस्ट्री को, डर लग रहा है? कृतिका अपना सर हाँ में हिलाकर जवाब देती है। तभी शौर्य कृतिका को देख कहता है, लुक इट इनटू माय आईज। कृतिका अपनी नजर शौर्य की तरफ करती है। तभी शौर्य बड़े ही प्यार से कहता है, तुम इस शेर की शेरनी हो और अगर अभी से डरने लगी तो अपना सपना कैसे पूरे करोगी? और मैं तो हूं ही ना, कोई भी परेशान करे उसे 2 थप्पड़ जड़ देना, बाकी काम मैं खुद देख लूंगा। कृतिका जोर जोर से हंसने लगती है और तुरंत उसके गले लग कर कहती है, आपको पता है आप आज मुझे एकदम पिता की तरह संभाल रहे हैं, थैंक यू सो मच। इतना बोल वो डोर खोलकर बाहर निकल जाती है। कृतिका बाहर निकल अपने कॉलेज को देखती है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था VSR नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कृतिका अपने मन में बोलती है, चल कृतिका, अपने सपने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा। वो पीछे पलटकर सूर्य को बाय बोल तुरंत कॉलेज के अंदर चली जाती है, जहाँ कुछ देर पहले वो नर्वस थी, अभी वे फुल कॉन्फिडेंस में अपने सपनों की तरफ बढ़ रही थी। कृतिका नोटिस बोर्ड में कुछ देख रही थी, तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका नाम पुकारता है। कृतिका अपना नाम किसी के मुंह से सुन तुरंत पलट के देखती है, सामने खड़े शख्स को देख वो खुशी से उछलते हुए तुरंत उसके गले लग जाती है। तन्वी, तू यहाँ? तुरंत उसके मुंह से निकलता है। सामने खड़ी तन्वी भी उसे हटाई ठग करते हुए बोलती, हाँ मैं भी यही से अपनी मेडिकल की पढ़ाई करूंगी, स्कॉलरशिप मिली है मुझे और मैंने जॉब भी खोज ली है, आज उसका भी पहला दिन है। कृतिका थोड़ा अलग होकर बोलती है, सेम पिच, आज मेरा भी कॉलेज के साथ जॉब का भी पहला दिन है। ये है तन्वी, कृतिका की बचपन की दोस्त, और यही है जिसने युवान को शिमला में सबक सिखाया था और आज उसी के ऑफिस में जॉब भी करने वाली थी है। दोनों दोस्त आज एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पुराना दोस्त खुशियाँ लेकर ही आए। सूर्य अपने केबिन में एक गिलास वाल के पास खड़ा अपने पॉकेट में दोनों हाथ रखे सामने पूरे वॉर को देखते हुए अपने पीछे खड़े जतिन से कहता है, कृतिका की सिक्योरिटी डबल कर दो, अगर वे लौट के आया है तो कुछ तो बड़ा करेगा ही, और इस बार उसका निशाना मेरी पेस्ट्री होगी। फिर वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोलता है, लेकिन भूल गया है मैं अभी भी वही सूर्य हूँ। कृतिका और तन्वी दोनों मिलकर कॉलेज के सारे लेक्चर एक एक कर अटेंड कर रहे थे और बीच बीच में दोनों बातें भी कर रही थी। अभी तक तन्वी को यह पता चल गया था कि कृतिका की शादी हो चुकी है, लेकिन क्योंकि कृतिका ने अपना सिंदूर और मंगलसूत्र छुपाया नहीं था। लेकिन उसकी शादी किस तरह हुई और किससे हुई है ये उसे नहीं पता था। दोनों सारी क्लासेज खत्म करके कैंटीन में बैठी कोल्ड ड्रिंक और कॉफी पी रही थी। तभी तन्वी कृतिका को देखते हुए बोलती है, तुझे पता है नेक्स्ट वीक से एक न्यू प्रोफेसर आ रहे हैं और वो हमें बायोलॉजी पढ़ाएंगे। नाम तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन सब बोल रहे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। कृतिका अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, कोई भी आए उससे हमें क्या, हमें तो बस पढ़ाई पे फोकस करना है। चल अब अपना नंबर दे, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही तुझे कॉल किया था लेकिन तुम्हारा नंबर स्विच ऑन ऑफ ही था। तब तन्वी अपना नंबर बताने लगती है और कृतिका अपना फ़ोन निकाल उसमें नंबर डायल कर उसे मिस कॉल देती है। तभी तन्वी की नज़र उसके फ़ोन पर जाती है और वे तुरंत उसके हाथों से फ़ोन लेकर देखते हुए कहती है, तूने क्या अंबानी के खानदान के लड़के से शादी की है क्या? कृतिका उसे घूर के देखते हुए पूछती है, ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? तब तन्वी उसका फ़ोन दिखाते हुए कहती है, एक तो ये फ़ोन लेटेस्ट मॉडल का है जो अभी तक लॉन्च ही नहीं हुआ है, और दूसरी बात इसका कवर प्योर गोल्ड का है और ये रेड डायमंड है। इसका प्राइस जानती है, करोड़ों में है। कृतिका थोड़ा हैरानी से तन्वी के हाथ से फ़ोन ले उसे उलट पुलट के देखने लगती है और थोड़ा हंसते हुए कहती है, तू सच बोल रही है क्या? मुझे तो उन्होंने कहा कि ये बस डिजाइन है बस। तब तन्वी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ बाबा, क्योंकि मैंने पूरे 2 साल ज्वेलरी शॉप में काम किया है तो जानती हूँ मैं। तभी कृतिका चीखते हुए कहती है, तन्वी 1:30 बज गए, 2 बजे ऑफिस है मेरा, आज फर्स्ट डे है जॉब का, कहीं लेट ना हो जाओ। तब तन्वी को भी याद आता है कि उसका भी आज फर्स्ट डे है ऑफिस का, तो वे भी अपना सिर हिलाकर बोलती है, तू ठीक कह रही है, अब हमें निकलना चाहिए। तब कृतिका उसे रोकते हुए बोलती है, अरे तू भी मेरे साथ ही चल, हम दोनों को ऑफिस सेम डायरेक्शन में है तो तुझे मैं ड्रॉप कर दूंगी। तन्वी पहले तो मना करती है, लेकिन कृतिका की जिद करने के कारण उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। दोनों थोड़ी ही देर में कॉलेज के बाहर आती है। आज उनका दिन काफ़ी अच्छा गया था, इस कारण दोनों के ही चेहरे पर प्यारी मुस्कान थी। वहीं युवान थोड़ी दूर पर ही कार में बैठा कृतिका का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही कृतिका पर जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसके साथ आती तन्वी पर जाती है उसकी आंखें फैल जाती है। वो खुद से कहता है, ओह शिट, ये तो मिस शर्मा है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है और कृतिका के साथ क्या कर रही है? तब उसे दोनों उसकी तरफ ही आते दिखती है। युवान इधर उधर कुछ खोजने लगता है, तभी उसे मास्क मिलता है और वह तुरंत उस मास्क से अपना चेहरा ढक लेता है। कृतिका कार के करीब आ बाहर से ही नॉक करती है। तभी युवान विंडो का ग्लास नीचे करता है और कृतिका तन्वी को दिखाते हुए बोलती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप इसे भी रास्ते में ड्रॉप कर देना। इतना बोल दोनों तुरंत कार के बैक सीट पर बैठ जाती है और युवान तुरंत गाड़ी आगे बढ़ा देता है। कार में बैठी तन्वी की नज़र सामने ड्राइव कर रहे युवान पर जाती है, लेकिन मास्क के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसकी ब्लू आइज वो सामने मिरर में देख पा रही थी। तब युवान की नज़र भी सामने के मिरर पर जाती है और दोनों की नज़रें मिल जाती है।
तान्वी अपनी नज़रें फिर खुद से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनको देखा है कहीं, लेकिन कृतिका के ड्राइवर को मैं कैसे देखूंगी कहीं भी। तो वो गौर से युवान को देखने लगती है। वो आगे बैठा था तो सिर्फ उसके दो हाथ ही देख पा रही थी। युवान ने अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी, जिस कारण उसके हाथों की नसें साफ दिख रही थी, और तन्वी बस उसके हाथों को स्टिंग पर चलते हुए देख रही थी। तभी कार अचानक से रुकती है। तन्वी कहती है, मेरा ऑफिस आ गया। कृतिका भी अपना सिर निकाल ऑफिस को देखती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि यह युवान की ही कंपनी है। तन्वी उसे बाय बोल बाहर निकल ऑफिस के अंदर चली जाती है, और उसके जाते ही युवान एक चैन की सांस लेता है। फिर युवान गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। कृतिका युवान को देखते हुए बोलती है, सॉरी, मेरे कारण आपको आज इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि आपको भी ऑफिस जाना होता है। तब युवान अपना मास्क निकालते हुए कहता है, अब तो जब तक मेरे अंदर जान बची है ना, मैं आपका ड्राइवर ही रहूंगा, और आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन एंड आई विल मैनेज। कृतिका मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं जानती हूँ हमारी मुलाकात बहुत बुरी तरह हुई थी। आपने भी बहुत बुरा बिहेव किया था, शादी भी करने वाले थे, लेकिन जो भी हुआ वो भूल के हम फ्रेंड बन सकते हैं क्या। युवान मुस्कुराते हुए बोलता है, ये तो मेरा सौभाग्य है। फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी कृतिका अचानक से शांत हो जाती है। कृतिका को अचानक शांत होता देख युवान उसे मिरर में देखते हुए बोलता है, क्या हुआ तूफान महल को अचानक शांत क्यों हो गई। तब कृतिका उसे देखते हुए बोलती है, युवान, क्या दी आपको पहले से जानती थी। इतना सुनते ही युवान तुरंत गाड़ी रोक देता है। युवान पीछे मुड़कर कृतिका को देखते हुए बोलता है, अचानक से तुमने ये क्यों पूछा। तब कृतिका उसे वीडियो वाली बात बताती है, और उन्होंने उसे जो झूठ बोला था सोरे के लिए वो भी बताया। कृतिका का सवाल सुन युवान तुरंत कार साइड में लगाकर रोक देता है, और पीछे की तरफ पलटते हुए बोलता है, अचानक से आपने ऐसा क्यों पूछा। फिर वो कृतिका को अपने हाथों से इशारा कर आगे की सीट पर बैठने को बोलता है। कृतिका भी अपना सिर हिला कार से बाहर निकलती है, और आगे आकर बैठ जाती है। युवान अब थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है, अब बताइए क्या जानना है आपको। तभी कृतिका वो वीडियो वाली बात उससे बताती है, और ये भी बताती है किस तरह उसने अनाया को बिना बेबी बम्प के देखा था। युवान एक लंबी सांस लेते हुए आगे की तरफ देखता है, लेकिन कृतिका की नज़र उसके ही चेहरे पर टिकी हुई थी। तभी युवान बोलना शुरू करता है, हाँ जानता हूँ उसे, और अभी से नहीं, जब वे सूर्य की ज़िंदगी में आई थी उससे पहले से ही। युवान की इतनी बातें सुनते ही कृतिका उसको एकटक ऐसे विश्वास से देखने लगती है। तब युवान उसकी तरफ अपनी नज़र कर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलता है, सही सुना आपने। फिर वो अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कहती थी प्यार करती है मुझसे, लेकिन सही माने में तो उसका प्यार सिर्फ और सिर्फ दौलत ही है। जिसके पास पैसा और पावर हो वो उसी के पास रहना चाहती है। फिलहाल वो अपनी लाइफ में सूर्य को चाहती है, लेकिन उसके बीच तुम खड़ी हो। फिर वो एक एक कर सारी बातें उसे बताने लगता है कि किस तरह दिया जी और अनाया ने मिलकर खेल रचा, और किस तरह उन्होंने बेदर्दी से सूर्य के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। दिया जी ने जो किया वे भी, और खुद युवान ने जो किया, सब बताते हुए वे बोलता है, मुझसे गुनाह तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए मोम और अनाया ने मिलकर इतने सारे लोगों को मारा है। और तो और इस समय मेरी खुद की छोटी बहन भी फंसी थी। अगर पता होता तो शायद ही मैं आगे बढ़ता। तब कृतिका जो शांति से सारी बातें सुन रही थी वो थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, आखिर कैसे कर सकते हो आप ये सब। सिर्फ पैसा और पावर ही होता है क्या सब कुछ। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब आपसे भी नफरत होने लगी है। नफरत शब्द सुन युवान की आंखें नम हो जाती है। वो कृतिका की तरफ देख कहता है, ऐसा ना कहो आप, जानता हूँ गुनाह हुआ है मुझसे, लेकिन शायद इसकी माफ़ी मैं डिज़र्व करता हूँ। बचपन से ही मॉम ने मुझे अपने से और परिवार से दूर रखा। मैंने सिर्फ वही देखा, वही सोचा और वही किया जो मॉम चाहती थी। जब मुझे सब सच पता चला तब तक मैंने सब बर्बाद कर दिया था। मैंने तो तुम्हारे पति को भी मारने की कोशिश की, और तुम्हारे साथ जो किया वो तो सबसे गलत था। लेकिन क्या मुझे एक चांस नहीं मिल सकता। कृतिका युवान को देखते हुए बोलती है, अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो मेरी माफ़ी भी अपने आप मिल जाएगी आपको। तब युवान अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लिए बोलता है, क्या आप मदद करेगी मेरे भाई को मनाने में। आई प्रॉमिस कृतिका, मैं कभी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। तब कृतिका थोड़ा हंसते हुए कहती है, ठीक है, मैं सोचूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ऑफिस तो पहुंचा आओ। ऐसा ना हो कि आज फर्स्ट डे ही लेट हो जाऊं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस ऑफिस का बॉस कैसा है। तभी युवान ड्राइविंग सीट स्टार्ट करते हुए बुदबुदाता हो, यू नो हिम वेरी वेल। थोड़ी ही देर में युवान की कार रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सामने आकर रुकती है। कृतिका एक नज़र युवान को देख बाहर निकल जाती है, और सीधे ऑफिस के अंदर जाती है। युवान तब तक उसे देखते रहता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कृतिका जैसे जैसे ऑफिस के अंदर जा रही थी उसकी नर्वसनेस बढ़ती ही जा रही थी। तभी उस ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही हलचल दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, और किससे पूछे वो भी नहीं समझ पाती। कृतिका बस एक कोने में खड़े होकर सभी को देखे जा रही थी, और सभी की नज़र भी कृतिका पर ही थी, क्योंकि वो थी ही इतनी सुंदर। इस कारण कृतिका को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे से सॉरी बोलने लगते हैं। तभी वह लड़की हंसते हुए बोलती है, हाय, आई एम सरिता। और तुम। कृतिका भी अपना इंट्रो देते हुए कहती है, आई एम कृतिका। तभी सरिता हंसते हुए बोलती है, तुम्हें आज से पहले तो यहाँ नहीं देखा, न्यू हो तुम। कृतिका अपना सर हाँ में हिला उसे जवाब देती है, और तुरंत बोल पड़ती है, वैसे कुछ है क्या आज यहाँ, इतनी हलचल क्यों है।
सरिता अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, आज ही हमें पता चला कि हमारी कंपनी को किसी दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है और हमारे पुराने बॉस की जगह कोई नया सीईओ आने वाला है। सरिता अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहती है, किसी किसी का कहना है कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। पुराने वाले तो कितने अच्छे थे, पता नहीं अब क्या होगा। तभी वो कृतिका को लेकर मीटिंग हॉल में चली जाती है, जहाँ सभी न्यू एम्प्लॉयज़ का इंट्रोडक्शन होने वाला था और साथ ही साथ कंपनी के न्यू सीईओ भी आने वाले थे। कृतिका और सरिता अभी मीटिंग रूम में खड़ी थी। दोनों काफ़ी फ्रैंक हो गई थी। कुछ ही टाइम में सभी हॉल का डोर खुलता है और मिस्टर रॉय अंदर आते हैं। वे अंदर आते ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, आप सभी को पता ही होगा कि मेरी कंपनी किसी और के साथ अब काम करेगी और जिसने हमारी कंपनी को टेक ओवर किया है उनके साथ मिलकर हम अपनी कंपनी को एक ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। वैसे तो उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी आपसे मिलवाते हुए मैं उन्हें यहाँ बुलाना चाहता हूँ। प्लीज कम मिस्टर सूर्य प्रताप। जहाँ सूर्य का नाम सुन सभी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं कृतिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन बेकरीब की नजर दरवाजे से आते सूर्य पर जाती है। उसकी आंखें भी फैल जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है। तभी सूर्य अपना एक हाथ पेट के पॉकेट में डाले मिस्टर रॉय के साइड में खड़ा हो जाता है और उसको देख वहां आगे खड़ी सभी लड़कियां आहें भरने लगती है। कृतिका तो बस एकटेक सूर्य को ही घूरे जा रही थी, लेकिन वो ये नहीं जान पा रही थी कि सूर्य भी उसे देख रहा है कि नहीं, क्योंकि उसने आंखों में ब्लैक सन ग्लासेज पहन रखे थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि सूर्य की नजर बराबर उसी पर टिकी हुई थी और उसके चेहरे का उड़ा रंग देख उसे मजा भी बहुत आ रहा था। थोड़ी ही देर में सारा कार्यक्रम खत्म होता है और कृतिका को उसके पे केबिन दे दिया जाता है। वो अपने केबिन में बैठी अभी अभी जो हुआ उसे सोच रही थी और उसके साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और सूर्य के सर के सारे बाल खींच ले। कृतिका अपनी आंखें बंद किए कहती है, ये हो क्या रहा है? कॉलेज गई तो नया वो प्रोफेसर और यहाँ नया बॉस, लेकिन इस बॉस की तो मैं चटनी बना दूंगी। मिल जाए एक बार बस। लेकिन उसे यह मौका तुरंत मिला जब एक पियोन आकर उसे कहता है कि बॉस उसने उसको अपने केबिन में बुला रहे हैं। कृतिका एक लंबी सांस लेकर तुरंत शौर्य के केबिन के सामने पहुंचती और नॉक कर बिना परमिशन मिले ही अंदर चली जाती है। कृतिका जैसे ही अंदर जाती है उसे थोड़ा सेम फील होता है, क्योंकि अंदर मिस्टर रॉय के साथ साथ कुछ एम्प्लॉयज भी थे। कृतिका सॉरी बोलते हुए वहां सभी के साथ खड़ी हो जाती है। तब शौर्य सभी को कंपनी के लाभ के लिए कुछ समझाते हुए उन्हें मन लगाकर काम करने को बोलता है। तब कृतिका का नाम लेकर उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी अनाउंस करता है, जिस कारण कृतिका का मुंह तो खुला रह जाता है, लेकिन वहां खड़ी कुछ फीमेल एम्प्लॉयज को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ी ही देर में सभी एक एक कर बाहर चले जाते हैं, सिर्फ कृतिका को छोड़कर, क्योंकि वे शौर्य का ऑर्डर था। सभी के जाते ही कृतिका गुस्से से फटते हुए शौर्य के करीब आती है और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर बोलती है, ये क्या है बताएंगे आप? शौर्य जो अपनी चेयर पर बैठा था वो कृतिका की तरफ टर्न करते हुए अनजान बनते हुए बोलता है, क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तब कृतिका गुस्से से बोलती है, ये कंपनी आपकी कब हुई? तब शौर्य कृतिका को कमर से पकड़ उसे खुद की तरफ खींचता है, जिस कारण वो सीधा उसकी गोद में जा बैठती है। तभी सूर्य अपने हाथ से उसके बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, जब तुम इस कंपनी में आई तब से ही ये मेरा हो गया। सूर्य अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए कहता है, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि मैं अपनी पेस्ट्री को किसी और के अंडर काम करने दूंगा? कोई उसे ऑर्डर दे और कोई उसे डांटे, मुझे बर्दाश्त नहीं। कृतिका अपना मुंह रोने जैसा बनाते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हो। रोम को लेकर भी धोखा दिया और यहाँ भी, और अपना सिर सूर्य के कंधे पर रख देती है। तभी वो उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मेरे बच्चे को क्या हुआ? कृतिका अपना सिर उठाकर सूर्य को देखते हुए कहती है, यहाँ पर हम बॉस और एम्प्लाई की तरह ही काम करेंगे। मैं सच में अपना दिल लगाकर काम करना चाहती हूँ। उसकी बातों से सूर्य ये समझ रहा था कि कृतिका सच में अपने दम पर कुछ करना चाहती है। सूर्य उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बिल्कुल मेरी जान, जो तुम करना चाहो वो करो, बस इतना याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, एंड यस, हम यहाँ अपना अपना काम करेंगे, लेकिन इस केबिन में आते ही तुम मेरी बीवी ही रहोगी और मैं तुम्हें प्यार भी करूंगा। कृतिका शौर्य को घूरते हुए कहती है, ऑफिस में कौन प्यार करता है? यह तो काम करने की जगह है ना, और अगर किसी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? तभी सूर्य अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले जाते हुए बोलता है, यू नो वॉट, पेस्ट्री बॉस और सिक्योरिटी की लव स्टोरी सबसे बेस्ट होती है। इतना बोलूं कृतिका के होठों को जैसे ही चूमने वाला होता है, कृतिका अपना सिर पीछे कर लेती है। सूर्य की भौहें सिकुड़ जाती है और वह गुस्से में कृतिका को देखने लगता है। तभी उसके होठ का कोना हल्का ऊपर मुड़ता है और अपनी भरी आवाज में बोलता है, तुमने मुझे किस करने से रोका ना, तो अब तुम ही मुझे किस करोगी, और अगर नहीं की तो इसकी सजा तुम्हें मैं रात में दूंगा। सो चॉइस इज योर्स बेबी गर्ल, क्योंकि तुम करोगी तो काम कुछ मिनटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर मैं करने पर आया तो पूरी रात लग जाएगी। कृतिका का सिर सूर्य के करीब से सिर रहा था। वो नजरें भी मिलाने के काबिल नहीं थी और सूर्य उसे खुद को किस करने को कह रहा था। शर्म के मारे उसकी पलकें ऊपर ही नहीं हो रही थी। कृतिका अपनी नजरें बस झुकाए सूर्य की लेप पर बैठी थी। तभी उसे सूर्य का हाथ अपनी शर्ट के अंदर जाता फील होता है।
और ये महसूस कर उसकी सांसें उखड़ने लगती है। सूर्य अपना हाथ कृतिका की शर्ट के अंदर कर उसकी कमर को सहलाने लगता है। वो काफ़ी सेंसुअल तरीके से उसे छू रहा था और कृतिका का दिल बस बाहर आने को कर रहा था। तब सूर्य कृतिका के चेहरे को देखते हुए बोलता है, कम ऑन पेस्ट्री किस मी। कृतिका खुद को संभाल आगे बढ़ती है और अपने होंठ सूर्य के होठों से मिलाकर तुरंत ही अलग होने वाली होती है कि तभी सूर्य दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे रखकर उसे होल्ड कर लेता है और खुद उसके होठों को चूमने लगता है। उसका दूसरा हाथ कंटिन्यू कृतिका की कमर को सहला रहा था। एक लंबी किस करने के बाद जब कृतिका को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है तब वे अपने पैरों को जोर जोर से हिलाने लगती है। ये देख सूर्य उसके होठों को हल्का खींचते हुए छोड़ देता है। कृतिका अपना सिर सूर्य के सीने पर रख अपनी सांसों को संभाल रही थी तो वहीं सूर्य मुस्कुराते हुए उसकी पीठ रब कर रहा था। कृतिका को ड्रॉप कर युवान अपने ऑफिस पहुंचता है। वो अपने प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए तुरंत अपने फ्लोर पर पहुंचता है और जैसे ही वे अपने केबिन में जाने को होता है उसकी नज़र तन्वी पर जाती है जो अपने डेस्क पर बैठी कुछ फाइल्स में उलझी हुई थी। युवान ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर अपने केबिन में आता है और तुरंत अपने प्राइवेट रूम में कपड़े चेंज करता है। युवान के केबिन के अंदर ही उसका एक प्राइवेट रूम भी था और उसमें उसकी ज़रूरत का सारा सामान था। थोड़ी ही देर में युवान 3 पीस सूट में रेडी होकर केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठता है और फ़ोन उठाकर कॉल कर तन्वी को अपने केबिन में बुलाता है। तन्वी जो कुछ फाइल्स में कंपनी की डिटेल्स लिंक कर रही थी जैसे ही उसके डेस्क पर रखा फ़ोन बजता है और सामने वाले की बात सुनती है उसका मुंह बन जाता है। तन्वी फ़ोन रखकर खूब मुंह बनाते हुए बोलती है, चल तन्वी अब लग जा अपने काम पे। वो जल्लाद आ गया। फिर अपना हाथ ऊपर की तरफ कर कहती है, भगवान जी बचाना इस मासूम को उस जल्लाद के टॉर्चर से। फिर वे आज का शेड्यूल लेकर युवान की केबिन की तरफ निकल पड़ती है। तन्वी केबिन के सामने खड़ी होकर एक लंबी सांस लेती है और अपना हाथ बढ़ाकर नॉक करती है तो तभी उसे अंदर से युवान की आवाज़ आती है जो कम इन कहता है। तन्वी अंदर जाकर युवान के डेस्क के सामने खड़ी हो जाती है। अपने साथ जो फाइल लाई थी उसे खोलकर जैसे ही शेड्यूल बताने को होती है युवान उसे रोकते हुए अपने चेहरे पर एक स्लाइट स्माइल लिए हुए कहता है, शेड्यूल बाद में बताना, पहले एक कप कॉफ़ी लेकर आओ। फिर वे तन्वी को ही देखते हुए कहता है, और हाँ इस बात का ध्यान रखना कि कॉफ़ी गर्म हो। तन्वी अपना मुंह बनाकर थोड़ा जोर से बोलती है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना कि सर्वेंट जो आपको कॉफ़ी ला कर दूँ। युवान उसे घूरते हुए अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, और रियली मिस शर्मा तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो तो मेरा सारा पर्सनल काम आपको ही करना है इंक्लूडिंग कॉफ़ी। तभी युवान अपना हाथ बाहर की तरफ दिखाते हुए कहता है, अब आप जा सकती हैं और मुझे कॉफ़ी 10 मिनट के अंदर चाहिए। तन्वी अपना पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है और बाहर खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहती है, बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाला, बस 1 साल, उसके बाद तो देखूंगी भी नहीं मैं उसे कहीं में। तन्वी किचन में जाकर कॉफ़ी बनाने लगती है और 10 मिनट के अंदर ही कॉफ़ी बनाकर युवान की केबिन की तरफ बढ़ जाती है। केबिन के सामने खड़ी होकर तन्वी एक हाथ से कॉफ़ी मग पकड़ती है और एक हाथ से नॉक करती है। परमिशन मिलते ही वे अंदर आकर कॉफ़ी युवान के डेस्क पर रखकर सीधी खड़ी हो जाती है। युवान जो एक फाइल में लगा हुआ था वो अपनी नज़र उठाकर तन्वी को देखता है, फिर अपना एक हाथ बढ़ाकर कॉफ़ी मग लेता है और जैसे ही एक सिप लेता है अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, ये क्या बना के लाई हैं आप? मैंने कॉफ़ी बनाने को कहा था, आप तो मिठाई की चाशनी बना के ले आई। युवान तुरंत कॉफ़ी मग को तन्वी की तरफ सरकाते हुए कहता है, ले जाइए इसे और फिर से बना के लाइए और हाँ ध्यान रखिएगा मीठा ज़्यादा ना हो। तन्वी अपना सिर हिलाकर कॉफ़ी का मग उठाती है और उसे लिए बाहर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही युवान एक विल स्माइल देते हुए बोलता है, देखती जाओ मिस शर्मा कैसे आपको आपकी ज़िंदगी को हेल बनाता हूँ मैं, और यह तो बस शुरुआत है। तन्वी फिर से किचन में जाती है और एक बार फिर कॉफ़ी बनाकर लाती है लेकिन इस बार भी युवान कोई बहाना बनाकर उसे फिर से वापस भेज देता है और ये सिलसिला 5 से 6 बार चलता है। तन्वी फिर से किचन में कॉफ़ी बनाते हुए खुद से कहती है, मिस्टर जल्लाद अब आप देखो ऐसी कॉफ़ी बनाऊंगी कि ज़िंदगी भर मुझसे कभी कॉफ़ी नहीं मांगोगे। फिर वे कॉफ़ी को मग में रखती है और उसमें एक बड़ा चम्मच चिली पाउडर और एक बड़ा चम्मच नमक मिला देती है। फिर कॉफ़ी को देख कर कहती है, एक सिप में ही दिमाग ठिकाने आ जाएंगे आपके। तन्वी जैसे ही युवान के केबिन में आती है उसे यहाँ कोई और बैठा दिखता है जो कुछ फाइल्स लेकर युवान को डिटेल दे रहा था। तन्वी चुपचाप कॉफ़ी लेकर युवान के डेस्क पर रख देती है। तभी युवान वो कॉफ़ी जैसे ही अपने मुंह में लेकर एक सिप लेता है अपनी आंखें जोर से मीच लेता है। वो अब ना कॉफ़ी को निगल पा रहा था और ना उगल पा रहा था। सामने बैठा देव जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड था एकटक बस युवान को ही देखे जा रहा था। इस कारण युवान कुछ कर भी नहीं पा रहा था। आगे इस जंग की शुरुआत भी तो उसने ही की थी। युवान अपने सामने खड़ी तन्वी को घूरते हुए गुस्से में एक एक सिप लेकर थोड़ा बहुत कॉफ़ी पीता है और उसे डेस्क पर रख देता है। फिर देव से फाइल लेकर उसे बाहर जाने को कह देता है। देव के जाते ही तन्वी भी उसके पीछे केबिन से बाहर जाने को होती है। तभी उसे युवान की एक कड़क आवाज़ सुनाई देती है, रुक जाओ।
रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कृतिका अपना काम मन लगाकर कर रही थी। आज उसका पहला दिन था, लेकिन शौर्य के पास होने से उसे सुकून महसूस हो रहा था। कृतिका अपने केबिन में बैठी लैपटॉप में कुछ डाटा लिंक कर रही थी। तभी उसका फोन बजा। फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देख उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है। कृतिका फोन कान पर लगाते हुए बड़े ही प्यार से हेलो बोलती है। तभी दूसरी तरफ से सूर्य की भारी आवाज आती है, पेस्ट्री तुम घर चली जाना, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मुझे आने में भी लेट हो जाएगा, तो तुम अपना डिनर करोगी और टाइम पर सोओगी। गॉट इट। सूर्य का ऑर्डर सुनकर कृतिका अपना मुंह बनाते हुए बोलती है, बिल्कुल मैं डिनर करके सो जाऊंगी। आपको क्या लगता है आपके इंतजार में पल के बिछा के बैठी रहूंगी क्या? तभी सूर्य थोड़ा हंसते हुए कहता है, ठीक है मेरी जान। फिर वो कॉल कट कर देता है। कृतिका अपने फोन की स्क्रीन को घूरते हुए कहती है, आज इनको क्या हुआ? मुझे परेशान लग रहे हैं। आज कोई बात तो नहीं हुई जिस कारण ये टेंशन में है। फिर भी अपने काम में लग जाती है, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब कृतिका का मन नहीं लगता तो वे अपना लैपटॉप बंद कर केबिन से बाहर निकल सूर्य के केबिन की तरफ चल पड़ती है। तभी रास्ते में उसे श्वेता मिल जाती है। श्वेता कृतिका को देख पूछती है, कृतिका तुम क्या घर जा रही हो? कृतिका अपना सिर हल्का नाम हिलाते हुए बोलती है, नहीं वो मैं सर के केबिन में जा रही थी, कुछ काम था। तभी श्वेता उसे बताती है कि सर तो कुछ देर पहले ही निकल गए। ये सुन कृतिका को थोड़ा अजीब लगता है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज का टोन बजता है। कृतिका जब अपना फ़ोन निकाल कर देखती है तो मैसेज युवान का था, जिसमें लिखा था कि वो ऑफिस के बाहर उसका वेट कर रहा है। कृतिका थोड़ी ही देर में अपना बैग लेकर बाहर आती है, जहां युवान गाड़ी से टेक लेकर खड़ा था। कृतिका को देखते ही वे जैसे ही डोर खोलने जाने वाला होता है, कृतिका पैसेंजर सीट का डोर खोलकर बैठ जाती है। युवान भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइविंग करने लगता है। युवान ड्राइव करते ही कृतिका को देखता है, जो कुछ सोच में गुम थी। तभी वह कृतिका को आवाज लगाते हुए बोलता है, क्या हुआ कृतिका? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? आज आप बहुत शांत हैं। कृतिका अपनी नज़र युवान पर करते हुए बोलती है, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि सूर्य किसी परेशानी में है। तभी युवान बोलता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? कृतिका अपना सिर हिना में हिलाते हुए बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था तो उनकी आवाज़ से ही लगा मुझे। तभी युवान कृतिका को समझाते हुए कहता है, हो सकता है कोई बिजनेस डील के कारण परेशान हो गए। आप टेंशन ना लो, सब ठीक है, और अगर फिर भी कुछ हुआ तो मैं हूँ ना। तभी कृतिका युवान को घूरते हुए बोलती है, वैसे आप अचानक यहाँ कैसे? अभी तो ऑफिस टाइम भी ओवर नहीं हुआ है। युवान थोड़ा मजाक करते हुए बोलता है, सपना आया था मुझे कि अपनी प्यारी भाभी को घर छोड़ना है। इतना बोल वो हंसने लगता है और कृतिका अपना मुंह बनाकर विंडो से बाहर देखने लगती है। तब युवान कुछ याद करने लगता है। फ्लैशबैक। तन्वी जैसे ही देव के पीछे जाने वाली होती है, उसे युवान की आवाज़ आती है, रुक जाओ। ये आवाज़ सुन तन्वी अपनी आंखें मीच लेती है। तभी उसे युवान की फिर से आवाज़ सुनाई देती है, यहाँ आओ। तन्वी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। वो अपने चेहरे पर नकली हंसी लाते हुए पीछे पलटती है और धीरे धीरे चलते हुए युवान के पास जाने लगती है। तब युवान उसे घूरते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में बोलता है, आज ही बुलाया है आपको। फिर वे अपनी चेयर से उठकर अपना कदम खुद तन्वी की तरफ बढ़ा देता है। ये देख तन्वी अपना कदम पीछे लेने लगती है। तन्वी पीछे जाते जाते दीवार से लग जाती है। वो जैसे ही केबिन से बाहर आ जाने का सोचती है, तभी युवान उसके सामने आ खड़ा हो जाता है और अपना एक हाथ एक साइड रखकर उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। उसके करीबी तन्वी की सांसें अटका रही थी। तभी जैसे ही युवान कुछ बोलने का होता है, उसका फोन रिंग करने लगता है। युवान अपनी नजर तन्वी पर ही टिकाए अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है। जैसे ही वे फ्लैश हो रहे नाम को देखता है, उसे विश्वास नहीं होता, क्योंकि कॉल शौर्य का था। युवान तुरंत कॉल रिसीव करते हैं। तन्वी को अपनी आंखों के इशारे से ही बाहर जाने को बोलता है। फ़ोन जैसे ही अपने कान पर लगाता है, दूसरी तरफ से शौर्य की एक गंभीर और भारी आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था, 10 मिनट के अंदर कृतिका को उसके ऑफिस से पिकअप करो और पूरी सावधानी से घर के अंदर तक छोड़ के आओ। युवान भी थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, भाई कोई परेशानी है क्या? सूर्या उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है, जो कहा उतना करो। इतना बोल सूर्य कॉल कट कर देता है। युवान थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन उसे ये भी अच्छा भी लगता है कि सूर्य ने उस पर विश्वास किया। वे भी कृतिका को लेकर फ्लैशबैक एंड्स। थोड़ी ही देर में युवान की कार सूर्य की विला के अंदर पहुंचती है और युवान अपने बड़े भाई का ऑर्डर पूरा करते हुए कृतिका को घर के अंदर छोड़कर रिटर्न हो जाता है। मूनलाइट बार के अंदर चारों तरफ लाउड म्यूजिक की आवाज़ गूंज रही थी। एक साइड हर तरफ की शराब की बोतलें थी, जिन्हें वेटर सर्व कर रहे थे। पास ही चेयर्स लगी हुई थी, जहां लोग बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे, और एक तरफ डांस फ्लोर था, जहां लड़के लड़कियां नाच रहे थे। इसी बार की छत पर कोई अपने हाथ में शराब से भरी हुई गिलास ले ऊपर आसमान में चांद को देख रहा था। देखने में वो करीब 35 साल के आसपास होगा। लंबा चौड़ा पर्सनालिटी, काले बाल जो अच्छे से सेट किए हुए थे, 3 पीस सूट और हाथों पर घड़ी। लेकिन उसकी एक चीज जो उसे दूसरों से अलग करती थी, वे थी उसकी आंखें। उसकी दोनों ही आंखें अलग अलग रंग की थी, एक डीप ब्लू और दूसरी लाइट ब्लू। वह इंसान अपने हाथ में लिए शराब के गिलास को अपने होठों से लगाकर आसमान की तरफ चांद को देखते हुए कहता है, नजरें तलाशती है जिसे, वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम, मिलती है दुनिया सारी न मिलकर भी लाजवाब हो तुम। इतना बोलते ही उसकी हंसी पूरी छत पर गूंजने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ये आवाज़
ये आवाज़ सुनते ही उस शख्स के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान तैर जाती है। वो अपना चेहरा आसमान की तरफ एक किए कहता है, कुछ बात रह गई थी अधूरी, इसलिए फिर मुलाकात थी ज़रूरी। तभी पीछे खड़ा सोरी अपना कदम उस शख्स की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, कहीं ऐसा ना हो दक्ष कि ये मुलाकात तुम्हारी आखिरी मुलाकात बन जाए। तब वो शख्स यानी दक्ष पीछे पलटते हुए सोरी पर अपनी नज़रें गड़ाते हुए उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाता है और गुस्से से बोलता है, देखते हैं इस बार कौन जीतता है, क्योंकि इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। फिर अपना चेहरा सूर्य के करीब कर थोड़ा धीरे से बोलता है, सुना है शादी कर ली है तुमने। इतना सुनते ही सूर्य से उसका गला पकड़ते हुए कहता है, उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाया तो ना लाया ना तो वो दिन आखिरी दिन होगा तुम्हारा। तक्ष अपना गला छुड़ाते हुए बोलता है, नाम भी लूंगा और तेरी आंखों के सामने उसे अपने बिस्तर तक। वो इतना ही बोल पाया था कि तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का लगा और ये मारने वाला सूर्य था। एक मुक्के में ही वे सीधे जमीन पर जा गिरा और उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी सूर्य उसके करीब आ अपने घुटने पर बैठते हुए फिर उसे एक मुक्का जड़ते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा तू अपनी पहचान बदलकर मेरे ही कॉलेज में प्रोफेसर बन के आएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। सूर्य की बातें सुन दक्ष को थोड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जो प्लान वे बना के आया है उसकी खबर सूर्य को पहले से थी। तब दक्ष अपने हाथों से नाक से बहते खून को पोंछते हुए बोलता है, अगर तुझे सब पता था तो तुमने मुझे कॉलेज में एंटर होने ही क्यों दिया, जबकि तू जानता था कि तेरी बीवी उसी कॉलेज में है। सूर्य अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर दक्ष को देखते हुए बोलता है, तुझे पता है दक्ष, खेल खेलने का असली मजा तो तभी आता है जब दूसरे आपको हराने के लिए अपना दिन और रात एक कर दे। तुझे क्या लगता है तू कॉलेज में प्रोफेसर बन के आएगा और मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाएगा? देखते जा, ये खेल तूने शुरू किया है ना, लेकिन इसका अंत मैं करूंगा। मेरी बीवी तेरी नज़रों के सामने रहेगी और तू उसे आंख उठाकर देख भी नहीं पाएगा। इतना बोल सूर्य पलटता है और वो वहां से जाने ही जैसे ही जाने को कदम बढ़ाता है उसे दक्ष के गुस्से से चीखती हुई आवाज़ सुनाई देती है, तू देख लेना सूर्या, जिस तरह तेरी पहली बेबी ने तुझसे सब छीन लिया था ना और तू अकेला था, इस बार फिर मैं तुझसे सब छीन लूंगा जैसे तूने छीना था मुझसे सब, और एक बार फिर तू अकेला रह जाएगा। तब सूर्य बिना पलटे ही बोलता है, मैंने तुझे पहले ही भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ना उस रात तेरी बहन मुझसे मिली थी और ना ही हमारे बीच कोई बात हुई थी। इतना बोल सूर्य तुरंत वहां से निकल जाता है। सूर्य गुस्से में बार से बाहर निकल अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। वो ड्राइव तो कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में बस दक्ष की ही बातें गूंज रही थी। तभी वो अपनी कार की स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए बोलता है, तू अपनी गलतफहमी के चलते मेरी कृतिका को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दक्ष दक्ष उस पर मैं खरोच पे नहीं आने दूंगा और ना कभी कृतिका को अपने से दूर कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे खून की नदियां ही क्यों ना बहानी पड़े। दूसरी तरफ कृतिका डिनर कर अपने रूम में बैठे सूर्य का इंतजार कर रही थी। उसने 2 बार उसे कॉल भी किया था लेकिन सूर्य ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। कृतिका अपने बेड पर लेटे अपने फोन में रील्स देख रही थी। तभी उसमें एक रोमांटिक रील आती है जिसे देख कृतिका को अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है। ना चाहते हुए भी वो खुद को और सूर्य को उस रील में देख रही थी और तभी वो अपने सिर पर हल्का सा मारते हुए बोलती है, ये क्या सोच रही है तू कृतिका, तो और उसके साथ ये सब छी छी छी। तभी उसका फोन रिंग करता है। कॉल सूर्य का था जिस कारण कृतिका एक झटके में कॉल रिसीव कर अपने कान पर लगाती है। तभी दूसरी तरफ से सूर्य की काफी शांत आवाज आती है, क्या हुआ मेरा बच्चा, सोया नहीं अभी तक? कृतिका बेड पर लेटते हुए अपने कान में फोन लगाए ऊपर सीलिंग को देखते हुए थोड़ी सीरियस आवाज में कहती है, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी, शायद मुझे कोई बीमारी हो गई है। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि हमेशा तो मुझे 10 बजते ही नींद आ जाती है और आज देखिए रात के 1 बज रहे हैं और मुझे अभी तक नींद ही नहीं आ रही। कृतिका ये सब बातें ऐसे बोल रही थी जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो। कृतिका की बचकानी बातें सुन सॉरी जो काफी देर से बेचैन था उसके दिल को एक सुकून मिल जाता है। वो खुद से बोलता है, इस पागल लड़की को ये भी नहीं पता कि इसे कोई बीमारी नहीं हुई बल्कि मेरी आदत लग चुकी है। सूर्य खुद में ही खोया हुआ था। तभी उसे फिर से कृतिका की आवाज आती है जो थोड़ा गुस्से में बोल रही थी, देख लो इन्हें, बीबी को नींद आने की बीमारी हो गई है और ये जनाब बात करते करते सो गए। कृतिका के मुंह से खुद के लिए बीवी शब्द सुन सूर्य के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, इस बीमारी का इलाज मैं कल कर दूंगा, अब चलो सो जाओ, मुझे आने में और समय लगेगा। तब वे कृतिका से कंटिन्यू बात करते रहता है और जब उसे कृतिका की धीमी सांस की आवाज़ आती है तब वे कॉल कट कर अपने फ़ोन में लगी कृतिका की फ़ोटो को चूमते हुए कहता है, आई लव यू मेरी जान। सूर्य अपने विलाना जाकर अपने फार्म हाउस आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर वे घर जाएगा तो कृतिका उससे 1000 सवाल करेगी और अब भी उसे फिलहाल कुछ चीज़ों की नीड हो रही थी। इस कारण वो फार्म हाउस जाते ही तुरंत अपने बार एरिया में आ जाता है और एक गिलास में वाइन निकाल कर पीने लगता है। सुबह के 4 बजे के करीब सूर्य अपने विला आता है। उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितना थका हुआ है और उसकी आंखें लाल लाल आंखें ये बता रही थी कि वो रात में सोया भी नहीं होगा। अपने एक हाथ में ब्लेजर पकड़ वो उसे कंधे पर टांगे वो पहले
अपने रूम में आता है। रूम में आकर सूर्य पहले फ्रेश होकर कैजुअल कपड़ों में आता है। उसने भी एक ट्रैक पैंट और वाइट टी शर्ट पहनी थी। मिरर में खुद को एक नज़र देख वो वहाँ से कृतिका के कमरे की तरफ निकल पड़ता है। वो जैसे ही कृतिका के कमरे में आता है पूरे कमरे की लाइट ऑन थी। तभी उसकी नज़र बेड पर आराम से सोई अपनी छोटी सी बीवर पर जाती है जो किसी खरगोश के बच्चे की तरह चादर में दुबक के सो रही थी। उसने अपने चारों तरफ पिलोज का घेरा बना रखा था। ये सब देख के ही शौर्य समझ गया कि उसकी बीवी ने उसे कितना मिस किया होगा पिछली रात। तभी उसकी नज़र कृतिका के मासूम चेहरे पर जाती है जिसको देखते ही सूर्य की सारी थकान और परेशानी सुकून में बदल जाती है। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए बेड के किनारे बैठ कृतिका की तरफ झुकते हुए उसके माथे को चूम लेता है। सूर्य का प्यार भरा स्पर्श पा कृतिका की नींद टूट जाती है और वह तुरंत पलटते हुए सूर्य की कमर में अपना हाथ लपेट उसके गोद में अपना सिर रख देती है। अपनी छोटी सी बीवी की हरकत देख सूर्य मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। तभी उसको कृतिका की एक बहुत मीठी सी लेकिन गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, अब आपको याद आई मेरी? पता भी है कल रात फिर से मेरी नींद टूट गई, फिर मैं सो ही नहीं पा रही थी। कल रात क्या क्या हुआ पता भी है आपको? आप बहुत बुरे पति हो। ये सब बातें वो सूर्य की गोद में सिर रखे हुए कह रही थी। सूर्य उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोलता है, सॉरी मेरी जान, आज के बाद कभी तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। इतना बोलो कृतिका को लेकर बेड पर लेट जाता है। अब कृतिका नीचे और सूर्य उसके ऊपर था। सूर्य अपने एक हाथ बढ़ाकर रिमोट से कमरे की सारी लाइट ऑफ करता है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे थे। इस कारण बस बाहर से हल्की हल्की रोशनी रूम में आ रही थी। सूर्य अपना चेहरा कृतिका के चेहरे के करीब कर थोड़े मधुर सी भरी आवाज में बोलता है, तो मेरे बच्चे ने मुझे बहुत मिस किया। सूर्य के करीबी से कृतिका के शरीर में फिर वो हलचल होने लगती है जो कल रात वीडियो में देखने से हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, और अभी उसकी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी ये सब समझने की। कृतिका को कुछ ना बोलते देख सूर्य अपने और उसके बीच जो भी गैप था उसे हटाते हुए उसके और करीब आता है। अभी उन दोनों के बीच नाम मात्र की भी जगह नहीं थी। दोनों का सीना आपस में टच हो रहा था। दोनों का फेस भी एकदम करीब था। नाक टच हो रही थी और दोनों ही अपने चेहरों पर एक दूसरे की सांसें फील कर रहे थे। सूर्य फिर से कृतिका को देख बोलता है, बताओ भी क्या क्या हुआ कल रात? कितना मिस किया मुझे? कृतिका कुछ बोलने को मुंह खोलते है कि उसके होठ सूर्य के होठों से जा मिलते हैं जिस कारण वे फिर चुप हो जाती है। तभी सूर्य बची कुछ दूरी मिटाते हुए अपने होठ से कृतिका के होठों पर रख उसे शिद्दत से चूमने लगता है। समय के साथ सूर्य की किस थोड़ी वाइल्ड होती जा रही थी। वो कृतिका भी उसके किस में मदहोश होकर धीरे ही सही उसका साथ देने लगती है। उसको किस करना ही नहीं आ रहा था तो वो बस बीच बीच में अपने होठ चला रही थी। कृतिका का साथ पा सूर्य और भी एक्साइटेड होने लगता है। अब अपना एक हाथ जो कृतिका की बॉडी पर जहाँ तहाँ चल रहा था उसे अब उसके कपड़े हटा उसके अंदर ले जाते हुए उसके पेट को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर में कमरे का माहौल काफी गर्म होने लगता है। सूर्य की डीप किस के कारण अब कृतिका को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ये महसूस कर सूर्य उसके होठों को छोड़ उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है। कृतिका अपनी सांस वहाँ संभाल ही रही थी कि उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि आज सूर्य ने पहली बार उसे बाइट किया था। लेकिन इससे सूर्य रुकता नहीं है। वो फिर से एक बार कृतिका के होठों को कैप्चर कर उसे चूमने लगता है। सूर्य का हाथ जो कृतिका के पेट और कमर को लगातार सहला रहा था अब वे ऊपर चलने लगता है। ये महसूस कर कृतिका की सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि उसका हाथ अब कृतिका के सीने को छूने ही वाला था। कृतिका जैसे ही अपना हाथ बढ़ा उसे रोकने वाली होती है। सूर्य उसके होठों को छोड़ अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़कर सिर के ऊपर लगा देता है और अपना हाथ उसके सीने के ऊपर रख उसे हल्के से प्रेस करते हुए कहता है, आज तो बस छुआ है इसे, लेकिन बहुत जल्द इसे देखूंगा भी और चखूंगा भी। कृतिका जो अपने सीने पर सूर्य का हाथ महसूस कर आंखें बंद के अपनी सांसें संभाल रही थी, उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुन उसकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने सूर्य का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है, शर्म के मारे उसकी नजरें झुक जाती है और वह अपना सिर सूर्य के सीने में घुसा लेती है। अपनी बीवी के शर्म के मारे गुलाबी हुए गालों को देख सूर्य उसे चूमते हुए बोलता है, शर्माना भी मुझसे है और छुपना भी मुझ में है। फिर वह कृतिका को ज्यादा परेशान ना कर उसे अपने सीने से लगा बोलता है, चलो अब थोड़ा सो जाओ, फिर तुम्हें कॉलेज भी जाना है ना। इतना बोल वो दोनों ही कुछ देर के लिए सो जाते हैं। दोपहर का समय VSR नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। कृतिका और तन्वी दोनों कैंटीन एरिया में बैठे कॉफी पी रहे थे। कल की तरह आज भी युवान और सूर्य ही कृतिका को कॉलेज ड्रॉप करके गए थे। तन्वी कृतिका को देख कहती है, तुझे पता है न्यू प्रोफेसर परसों से ज्वाइन कर रहे हैं, आज वो नहीं आने वाले। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कुछ प्रॉब्लम के कारण आज वो नहीं आ पाए। कृतिका अपना कंधा उचकाते हुए कॉफी की एक सिप लेते हुए कहती है, कभी भी आए उससे हमें क्या। दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रही थी कि अचानक से उनके टेबल पर 4 से 5 लड़कियां आते हुए बड़े ही एटीट्यूड से चेयर खींचते हुए बैठ जाती है। उनमें से एक जो काफ़ी बोल्ड और मॉडर्न लग रही थी, कपड़े भी उसके काफ़ी छोटे थे, बाल कंधों को भी नहीं छू रहे थे।
वो कृतिका को घूरते हुए बोलती है, क्या बात है, पूरे कॉलेज में चर्चा कर रखा है अपने नाम का। कृतिका उस लड़की को थोड़े कन्फ्यूजन से देखते हुए बोलती है, जो बोलना है साफ साफ बोलो, बातों को गोल गोल मत घुमाओ। तभी उनमें से एक दूसरी लड़की पहली लड़की को देखते हुए बोलती है, देख समायरा, कैसे तेरे सामने ये अपनी जुबान चला रही है। तभी समायरा थोड़ा गुस्से में कृतिका को घूरते हुए बोलती है, लड़की सुन, शायद तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं तुझे बता दूँ, मैं इस कॉलेज के ट्रस्टी की बेटी हूँ। कृतिका इसको घूरते हुए बोलती है, तुम कोई भी हो, मुझे क्यों बता रही हो, और अगर इस कॉलेज में सब मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूँ। तब समायरा थोड़ा चीखते हुए कहती है, क्योंकि इन सब में मेरा बॉयफ्रेंड भी है, इडियट। खुद के लिए इडियट सूट कृतिका भी थोड़ा गुस्से में चीखते हुए बोलती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो जाके उसे समझाओ, मैंने उसे नहीं कहा कि मेरे बारे में बात करे। मामला थोड़ा गंभीर होने को हुआ ही था कि वहाँ एक लड़का आता है और समायरा को अपने साथ ले जाते हुए कृतिका को देख बोलता है, मैं इसकी तरफ से सॉरी बोलता हूँ, और समायरा को अपने साथ ले जाता है। तभी समायरा पीछे पलटते हुए कृतिका को देख गुस्से से बोलती है, अपने डेट से बोलना, तुझे ना इस कॉलेज से निकलवाया तो देख लेना। अब उस बेचारी को कौन बताया कि वे जिस कॉलेज से उसे निकालने की धमकी दे रही है वो कॉलेज उसके ही पति का है। समायरा की बातों से कृतिका का मूड काफ़ी खराब हो चुका था। वो अपने बुझे मन से ही बाकी की क्लास करती है, छुट्टी होते ही बाहर निकलती है तो कल की तरह ही युवान पहले से कार लिए मौजूद था। आज भी जिद कर कृतिका अपने साथ तन्वी को लेकर कार में बैठी थी। युवान अपने चेहरे पर मास्क लगाए ड्राइविंग कर रहा था। पीछे दोनों ही आपस में बातें कर रही थी। तभी कृतिका तन्वी को देख पूछती है, कल तो तेरा जॉब का फर्स्ट डे था ना, तूने बताया नहीं कैसा गया, और तेरा बॉस कैसा है। कृतिका का सवाल सुन युवान मिरर से तन्वी के चेहरे को देखने लगता है और उसके जवाब का वेट करने लगता है। तभी तन्वी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अरे उसे बॉस नहीं जल्लाद बोल, पहले दिन से ही जीना हराम करना शुरू कर दिया है। तन्वी का जवाब सुन जहाँ कृतिका हंसने लगती है वही युवान की भौहें आपस में जुड़ जाती है। वो अपने मन में बोलता है, अब देखो मिस शर्मा, ये जल्लाद आगे और क्या क्या करता है। तभी तन्वी को कुछ याद आता है और वो कृतिका की तरफ देख कहती है, कृतिका कल तो करवा चौथ है ना, तू देख तू रख रही है व्रत। तन्वी की बातें सुन कृतिका का मन उदास हो जाता है। वो अपने बुझे मन से तन्वी को देख कहती है, व्रत तो मैं रख लूँ, लेकिन इसमें तो ससुराल की तरफ से सरगी आती है ना, और वह मुझे कौन देगा, और मेरे तो मायके की तरफ से भी कोई नहीं है जो मुझे सरगी दे। फिर अपने पति के लिए फास्ट तो रखूंगी ही, फिर भी अपने पति के लिए फास्ट तो रखूंगी ही। कृतिका का बुझा हुआ चेहरा देख सामने ड्राइव करता हुआ युवान मीरा से कृतिका को देखते हुए खुद से बोलता है, डोंट वरी, मेरे तूफान को उसके हिस्से की सरगी भी मिलेगी और उसका पहला करवा चौथ भी पूरा होगा। कृतिका अपने ऑफिस पहुंचकर सीधा अपने केबिन में जाती है। उसका मूड आज ऑफ था क्योंकि उसे सच में एक परिवार की कमी महसूस हो रही थी। कृतिका अपना लैपटॉप खोलकर उस पर अपना काम करते हुए खुद से बोलती है, काश मेरा भी एक भरा पूरा परिवार होता, कल मेरी भी सास मुझे सरगी देती और मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा होता। अपने केबिन में बैठा सूर्य अपने लैपटॉप पर कृतिका को ही देख रहा था। थोड़ी देर पहले ही भी आया था और उसने आते ही कृतिका के केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगवाया था। कृतिका का लटका हुआ मुंह देखो फोन उठाकर कॉल करता है। वो कृतिका को अपने केबिन में बुलाता है। सूर्य का कॉल देख कृतिका के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान खिल जाती है, लेकिन जब सूर्य उसे अपने केबिन में बुलाता है तो उसे कल की और आज सुबह की सूर्य की हरकत याद आती है, जिस कारण उसके गाल हल्के हल्के गुलाबी होने लगते हैं। वो सूर्य के सामने जाने में भी झिझक रही थी और ये सूर्य देख पा रहा था। वो अपने लैपटॉप में ही कृतिका के चेहरे के ऊपर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, बस इतने में ही तुम सब मुझसे लाल हुए जा रही हो। जब तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाऊंगा तब क्या हाल होगा तुम्हारा। तभी से डोर पर नोक की आवाज़ आती है। उसे पता था वो कृतिका थी, इस कारण वो बड़े प्यार से कम इन बोलता है। कृतिका अपनी नजरें चुराते हुए केबिन के अंदर आती है और सूर्य के सामने खड़ी होते हुए देखते हुए कहती है, जी बुलाया आपने, कुछ काम था। कृतिका का ऐसा बिहेवियर देख सूर्य की आंखें सिकुड़ जाती है। वो कृतिका को देख बोलता है, कल मैंने क्या कहा था, भूल गई, केबिन में हम हस्बैंड वाइफ होंगे तो इस तरह फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है। उसे पता था सुबह की गई उसकी हरकत के कारण कृतिका को शर्म आ रही है, इस कारण उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे जो भी हुआ वो नॉर्मल था। सूर्य अपनी चेयर थोड़ा टर्न करते एक साइड मुड़ता है और अपने दोनों हाथ फैलाकर कृतिका को खुद के पास आने को बोलता है। सूर्य की बातों से कृतिका भी अब थोड़ा कंफर्टेबल हो चुकी थी, इस कारण वो सूर्य के पास जाकर उसके लेप पर बैठकर अपना सिर उसके सीने पर रख देती है। सूर्य अपना एक हाथ उसके कमर पर लपेटे हुए दूसरे हाथ से सिर सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, उदास हो, आज कॉलेज में कुछ हुआ हुआ वैसे तो जो भी हुआ उसे पता था और ये भी पता था कि उस कारण कृतिका कभी भी उदास नहीं हो सकती, इस कारण उसने इस तरह सवाल किया। कृतिका अपना सिर उठाकर सूर्य को देखते हुए बोलती है, कल करवा चौथ है, मुझे भी करना है, लेकिन इसमें ना सरगी मिलती है जो बहू को उसकी सास देती है, लेकिन मुझे तो देने वाला कोई नहीं है, मतलब मेरा फास्ट पूरा नहीं होगा। कृतिका की बातें सुन सूर्य थोड़े गुस्से में उसको घूरते हुए बोलता है, मतलब तुम कल कुछ खाओगी और पियोगी, मतलब तुम कल कुछ नहीं खाओगी और पियोगी। कृतिका अपना सर हाँ में हिला देती है। ये देख सूर्या थोड़ी कठोर आवाज में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए फास्ट रखने की, और जब तुम फास्ट रखोगी नहीं तो सरगी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सूर्य साफ साफ कृतिका को फास्ट रखने को मना कर चुका था। कृतिका एक बार कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज
करने दीजिए मुझे फास्ट, मेरा पहला करवा चौथ है और मैं इसे ऐसे इस तरह जाने नहीं दे सकती, मेरा भी हक है इसे करने का। ये बोलते बोलते उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थी। सूर्य तुरंत कृतिका का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है, पागल लड़की, बस रोना आता है तुम्हें, अच्छा ठीक है कर लेना फास्ट, लेकिन रोना बंद करो, अब तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तभी कृतिका तुरंत मुस्कुराते हुए सूर्य के गले लग जाती है और उसे कस के पकड़ते हुए कहती है, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे हो, मैं सच में आपके लिए ये फास्ट करना चाहती हूँ। कृतिका को मुस्कुराता देख सूर्य उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या क्या चाहिए तुम्हें, मैं ला के दूंगा। तभी कृतिका अपना सिर ना हिलाते हुए कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं नूर तीसे के सारा सारा इंतजाम कर लूंगी। सोरी उसके माथे को चूम लेता है और उसे उसके केबिन में जाने को बोल अपना काम करने लगता है। इधर युवान अपने केबिन में बैठा अपने फ़ोन में सरकी का सारा सामान सर्च कर रहा था। उसे कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, जिस कारण उसने तन्वी को भी अपने सामने बैठाया हुआ था। तन्वी को कुछ आइडिया नहीं था कि युवान आखिर किसके लिए सरगी का इंतजाम कर रहा है। वे तो इस बात से ही टुकन में थी कि आज भी परेशान नहीं कर रहा। सब चीज़ों की डिटेल निकाल कर युवान तन्वी को उसका काम पूरा करने का बोलकर खुद मार्केट के लिए निकल जाता है, ताकि कृतिका के ऑफिस छुट्टी होने तक वो सारा इंतजाम कर ले। शहर के सबसे बड़े मॉल में युवान अपने हाथों में लिस्ट लिए एक एक सामान को देख कर ले रहा था। वह ऐसा एक भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहता था जो सरगी में रहती है। करीब 2 घंटे उसे लग जाते हैं सारा सामान लेने में और पैकिंग कराने में। थोड़ी देर में ही सारा सामान अच्छे से पैक कर मॉल के स्टाफ उसकी कार में रख देते हैं। युवान एक बार फिर सारा सामान चेक कर अपना रुख कृतिका के ऑफिस की तरफ कर लेता है। आज सूर्य भी कृतिका के साथ ही जाने वाला था और ये बात युवान को पता थी। 3 घंटे ड्राइविंग करने के बाद युवान जैसे अपनी कार कृतिका के ऑफिस के सामने रोकता है, उसे सामने से ही सूर्य आता दिखता है और उसके पीछे कृतिका भी थी। सूर्य जैसे युवान की कार के करीब आता है, युवान तुरंत बाहर निकलकर कार का डोर खोल देता है। सूर्य बिना किसी एक्सप्रेशन के अंदर बैठ जाता है। तभी कृतिका भी आकर खुद डोर खोलकर अंदर बैठ जाती है। तभी कृतिका भी आकर खुद डोर खोल कर अंदर बैठ जाती। तभी उसकी नज़र पीछे की सीट पर रखे ढेर सारे सामान पर जाती है। वो युवान को देख सवाल करती है, ये इतने सारे सामान क्यों, कुछ है क्या? युवान जो ड्राइविंग सीट पर बैठकर सेफ्टी बेल्ट लगा रहा था, वो मिरर से कृतिका को देख कहता है, आपका कल पहला करवा चौथ है ना, तो ये आपकी पहली सरगी है। युवान की बातें सुन सूर्य और कृतिका दोनों ही उसे देखने लगते हैं। तभी युवान पीछे मुड़कर कहता है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप दोनों, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। फिर वो ड्राइविंग स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर कार में पूरी शांति बसी रहती है। तभी उस शांति को भंग करते हुए युवान कहता है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अगर सांस ना हो तो देवर भी दे सकता है सरगी। सूर्य जो शांति से बैठा था, कृतिका के चेहरे की चमक देखकर उसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कान तैर जाती है। 30 से 40 मिनट के अंदर युवान सूर्या के विला के अंदर अपनी कार रोककर बाहर निकलता है और सूर्य की तरफ का डोर खोलता है। तभी सूर्य बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाकर कृतिका की तरफ का डोर खोलता है और अपना हाथ बढ़ा देता है। कृतिका भी सूर्य का हाथ थामकर बाहर निकलती है। तभी वहां दोनों को देखते हुए कहता है, वो अगर आप किसी सर्वेंट को बुला सामान अंदर रखवा लेते तो अच्छा होता। तभी सूर्य कृतिका का हाथ थामे उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है, सर की घर लाकर हाथ में दी जाती है, इस तरह नौकरों के हाथ नहीं। पहले तो युवान को उसकी बातें समझ नहीं आती, लेकिन जब उसे समझ आता है, वह खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि आज सूर्य खुद उसे अपने घर आने को कह रहा था, वो भी बिना काम के। तभी युवान को कुछ सर्वेंट्स आते दिखते हैं। वो एक थाल अपने हाथ में पकड़कर बाकी का सारा सामान सर्वेंट को पकड़ा देता है। युवान अपने हाथों में पकड़ा थाल लिए अंदर आता है। हाल में ही कृतिका और सूर्य खड़े थे। युवान वो थाल कृतिका के हाथों में देकर कहता है, इसमें आपके श्रृंगार का सामान है। फिर वे बाकी सामान को दिखाते हुए कहता है, और ये बाकी का सामान। कृतिका वो थाल टेबल पर रखकर उसे खोलकर देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती है, क्योंकि हर वो चीज़ थी जो एक सुहागन के लिए ज़रूरी होती है। कृतिका तुरंत युवान के गले लगकर रोते हुए कहती है, थैंक यू युवान, आपने सच में बहुत बड़ा काम किया है। तब युवान उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, अब रोना बंद करो, क्योंकि आपका गब्बर मुझे घूर रहा है। कृतिका थोड़ी देर में हंसने लगती है और उसे हंसता देख सूर्य और युवान दोनों को ही अपने अंदर सुकून मिल रहा था। सुबह के करीब 3 बजे सूर्य हेड रेस्ट पर अपना सिर ठिकाए अपने सामने आराम से सोई कृतिका को घूर रहा था। वजह थी वो साइड टेबल पर रखा अलार्म का लाग, जो करीब 15 मिनट से बजे जा रहा था। जिसने अलार्म लगाया था, वे आराम से घोड़े गधे भेजकर सो रही थी। इस अलार्म के कारण सूर्य की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी, इसलिए वो अपनी बीवी को घूरे जा रहा था। जब कुछ देर और अलार्म बजने के बाद भी कृतिका हिली तक नहीं, तब सूर्य पहले अलार्म बंद करता है और कृतिका के बालों में हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से कहता है, पेस्ट्री उठ जाओ। लेकिन फिर भी कृतिका सिर्फ अपनी नाक सूर्य के सीने में रब करके फिर सो जाती है। सूर्य अपना सिर ना में हिलाकर कृतिका को चेहरे की तरफ झुकता है और आस्ता से उसके कान में कहता है, अगर नहीं उठी तो करवा चौथ का फास्ट नहीं रख पाओगे। इतना कान में पड़ते ही कृतिका तुरंत उठकर बैठ जाती है और सूर्य को घूरते हुए कहती है, मैंने अलार्म लगाया था ना, आपने बंद क्यों किया, गब्बर कहेंगे। इतना बोल वो अपना मुंह चमकाकर
तुरंत उठकर वॉशरूम में चली जाती है और जाते जाते सूर्य को ऑर्डर देकर जाती है कि वे उसके कपड़े निकाल कर रखे। सूर्य बाथरूम में जाते हुए कृतिका को घूरता रह जाता है। जब कृतिका अंदर जाकर डोर बंद कर लेती है तब सूर्य खुद से कहता है, क्या कहा इसने मुझे गब्बर, एक तो खुद घोड़े बेचकर सो रही थी और मुझे भी सुना रही है। फिर वो रूम में रखे थाल से एक पीले रंग का सूट निकाल कर सोफा पर रख देता है जो युवान ने दिया था। कृतिका एक पल में ही बाहर आकर तुरंत अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी ही देर में तैयार होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर जाती है जहाँ सूर्य ने सारा इंतजाम कर रखा था। कृतिका को आते देख सूर्य उसका हाथ पकड़ उसे अपनी हेड चेयर पर बिठाते हैं। कृतिका तुरंत उठने को होती है तभी सूर्य उसका कंधा पकड़ उसे आंखें दिखाते हुए फिर से बिठा देता है। कृतिका अपनी नज़र डाइनिंग टेबल पर डालती है तो उसे वहाँ ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, मठरी, फ्रूट्स, हलवा पूरी और सब कुछ दिखता है। सूर्य अपने हाथों से कृतिका की थाली में थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ सर्व करता है फिर खुद उसे अपने हाथों से खिलाना शुरू कर देता है। पहले तो कृतिका आराम से खाती है लेकिन धीरे धीरे उसका पेट भरता जा रहा था और सूर्य रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब कृतिका को एक निवाला भी निकलना पहाड़ लगने लगता है तभी सूर्य का हाथ पकड़कर उसे घूरते हुए कहती है, 4 दिन का खाना आज ही खिला देंगे क्या मुझे। सूर्य अपनी भौहें सिकोड़कर कृतिका को देख कहता है, पूरे दिन तुम कुछ खाओगी पियोगी नहीं, ऐसे ही कमजोर और दुबली हो जाओगी, इसलिए चलो अपना मुंह खोलो और थोड़ा और खाओ। सूर्य का इतना प्यार दे कृतिका की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। इसी प्यार के लिए तो वे तरसती आ रही थी, जिस प्यार के लिए वो तरस रही थी उसने सोचा भी नहीं था कि वे इस तरह उससे मिलेगा। जब सूर्य ने उसे ज़बरदस्ती शादी की थी तो उसे यही लगा था उसकी ज़िंदगी का अंत यही है, लेकिन उसने ये भी नहीं सोचा था कि शादी उसकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। कृतिका सूर्य के हाथों से होने वाला खाकर तुरंत उसके गले लग जाती है और थोड़ी रुआसी आवाज़ में कहती है, थैंक यू, आप सच में बहुत अच्छे हो। सूर्य मुस्कुराती हुई उसकी पीठ को सहलाते हुए कहता है, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुम मेरी लाइफ में आई हो, और सॉरी भी क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान भी बहुत किया था। कृतिका अपने नाक सूर्य की टी शर्ट में रगड़ते हुए कहती है, वो तो क्या था आपने, फिर भी आप बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू। कृतिका के मुंह से आई लव यू सुनकर सूर्य उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने, तुम भी प्यार करती हो मुझसे। कृतिका को तभी रियलाइज होता है कि उसने अभी अभी क्या बोला है। वो नींद लगने का नाटक करते हुए बड़े ही आराम से उसके सवालों को नजरअंदाज कर कहती है, मुझे नींद आ रही है बहुत, चलिए ना सोते हैं वरना मेरे सिर में दर्द होने लगेगा। सब समझते हुए भी सूर्य खुद हार मानते उसे अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चल पड़ता है। सूर्य अपनी गोद में लिए कृतिका को बेड पर सुलाते हुए चादर से कवर करता है। उसकी नजर जब कृतिका पर जाती है तो देखता है कि वे सच में सो रही थी। सूर्य उसके माथे को चूमकर पहाड़ की तरफ निकल पड़ता है। सूर्य एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर आकर कृतिका की छोड़ी हुई प्लेट में बचा हुआ खाना खाते हुए कहता है, जब मेरी पेस्ट्री मेरे लिए इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, और वैसे भी उसकी लंबी उम्र मेरे लिए जरूरी है क्योंकि वे है तो मैं हूँ, नहीं तो कोई सूर्य सी प्रताप इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता। इतना बोल वे भी अपनी सरगी पूरी करता है और फिर रूम में आकर कृतिका को अपने आगोश में लिए सो जाता है। सूर्य सोफे पर बैठा अपने लैप पर लैपटॉप रखकर उस पर कंटिन्यू अपनी उंगलियां नचा रहा था। उसने भी नॉर्मल सा ट्रैक पैंट और टी शर्ट पहना था, मतलब साफ था कि वो आज घर पर ही रहने वाला था। सूर्य के सामने टी टेबल पर बैठी कृतिका अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे सूर्य को घूरे जा रही थी। तब सूर्य खुद के ऊपर कृतिका के घूरते नजर और बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वह तुरंत अपना लैपटॉप साइड में रखकर उसका हाथ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि जब तक कृतिका को कुछ समझ आता तब तक वो सूर्य की गोद में थी। तभी सूर्य कृतिका अपनी नम आंखों से सूर्य को देखते हुए कहती है, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा। अभी उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था। सूर्य अपना हाथ बढ़ाकर उसका गल सहलाते हुए कहता है, तुम भी तो कर रही हो ना मेरे लिए। फास्ट तो मैंने किया तो गलत क्या है तुम्हारे फास्ट रखने से। अगर मेरी उम्र लंबी होगी तो उस लंबी उम्र को जीने के लिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए तुम्हारी उम्र भी लंबी होना जरूरी है और इसके लिए ये फास्ट जरूरी है। ये उसने कृतिका को टोंट मारते हुए कहा था। इसे समझ कृतिका आगे कुछ न बोलती हुई उसके गले लग जाती है। सूर्य भी उसके माथे को चूमते हुए तुरंत अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कस देता है। तभी सूर्य को शरारत सूझती और वह थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, पेस्ट्री एक बात पूछूं जवाब दोगी। सूर्य को इतने सीरियस होकर पूछने के कारण कृतिका भी थोड़े सीरियस वे में अपना सिर हाँ में हिला देती है और उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। तभी सूर्य अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, वैसे अगर हम अभी किस करें तो हमारा फास्ट टूट जाएगा। कहा कृतिका पहले तो सवाल समझने की कोशिश करती है लेकिन जब उसे समझ आता है तो वो गुस्से में सूर्य के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए कहती है, बहुत बुरे हैं आपने ऐसा पूछा कि मुझे लगा कुछ सीरियस बात है। सूर्य भी हंसते हुए कृतिका के दोनों हाथ पकड़कर उसे देखते हुए कहता है, थोड़ी देर में मेहंदी आर्टिस्ट आती होगी, अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा लेना। कृतिका अपना सिर हाँ में हिलाकर फिर से अपना सिर उसके सीने पर टिकाकर सोने लगती है। कितने अरसे बाद आज कृतिका की जिंदगी में खुशी थी। उसे भी मिल रहा था जिसके लिए वो तरसती आ रही थी और सूर्य उसकी जिंदगी तो जैसे वीरान थी जिसको कृतिका ने रोशन कर रखा था। एक पुरानी हवेली, एक लाल रंग की हवेली जो काफ़ी पुरानी लग रही थी। हवेली के अंदर हर तरफ जाले लगे हुए थे। उस हवेली के कमरे में एक बड़ी सी पेंटिंग थी किसी लड़की की। उस पेंटिंग के सामने खड़ा शख्स उस पेंटिंग पर अपने हाथों को फिराते हुए बोलता है, थोड़ा और सब्र कर ले मेरी गुड़िया, बहुत जल्द तेरे कातिल को उसकी सज़ा
दूंगा। जिस तरह उसने मुझको तुझसे छीना है ना, उसकी भी सबसे अजीज मैं छीन लूंगा उससे। ये तेरे भाई दक्ष राठौर का वादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।